खमांगनी दोस्तों, स्टडी विद आर्यन्स के में मैं रणवीर सिंह आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 क्लास 10th के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन हमारे पास। तो इससे हमारे को कुछ इक्वेशंस बनानी है और क्वेश्चन क्या करना है, सोल्व। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। कि हमारे को दे रखा है कि दो संख्याओं का जो अंतर है वो कितना है, 26 है, और पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो बताइए कि वो संख्या कौन सी है। तो स्टार्ट करते हैं, किस तरह से बनेगी इसकी इक्वेशन। तो लिखते हैं। तो हमारे पास दो नंबर चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल टू x, और इसी तरह से जो सेकंड नंबर हमारे पास है उसको हम मान लेंगे लेट द सेकेंड नंबर इक्वल टू y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे को चलना है कि इसने कहा है कि दोनों जो नंबर हैं, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, कि दो नंबर का जो अगर हम डिफरेंस करें, डिफरेंस यानी कि माइनस करें, तो हमारे पास कितना आएगा, 26 आएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने कहा है कि दोनों जो नंबर है उसका हम डिफरेंस करें, डिफरेंस यानी कि माइनस, तो हम लिखते हैं x, इसमें से माइनस करें y, तो जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 26। तो ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इसी तरह से अकॉर्डिंग टू सेकंड क्वेश्चन इसने कहा है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। तो यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसकी जो सेकंड कंडीशन है वो इसने क्या कहा, वन नंबर यानी कि फर्स्ट नंबर जो है वो इक्वल है किसके, सेकंड नंबर के 3 टाइम्स करना है हमारे से, है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। तो जो अदर नंबर है उसका क्या करना है, 3 टाइम्स करना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 3 टाइम्स, यानी कि मल्टीप्लाई करना है किससे, 3 से। वन नंबर यानी कि जो फर्स्ट नंबर है वो कितना है, x, और जो अदर नंबर है वो कितना है, y। इसका क्या करना है हमें, 3 टाइम्स। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 3 टाइम्स। तो नंबर क्या हो जाएगा, तो x इक्वल टू 3 को y से मल्टीप्लाई किया, 3y। क्लियर है। प्लस का 3y इधर लाएंगे तो माइनस का 3y, और इक्वल टू में 0। ये हो गई है इक्वेशन हमारे सेकंड। और इस इक्वेशन को सोल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि अपन ने सीखा है उसी तरीके से। तो ये इक्वेशन है, सोल्व करें। चलिए अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में, जो कि दे रखा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। कि हमें दे रखा है कि बड़ा कोण और छोटा कोण जो है उन दोनों की जो जोड़ है वो कितनी है, संपूरक कोण है। संपूरक या सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, जिन दोनों एंगल की सम यानी कि दोनों एंगल की जो जोड़ है वो कितनी होनी चाहिए, 180 डिग्री। तो ऐसे एंगल्स को हम बोलते हैं क्या, सप्लीमेंट्री एंगल्स। और आगे जो कहा है इसने कि टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, कि एक जो एंगल है छोटे वाला उससे बड़े वाला जो एंगल है वो कितना डिग्री ज्यादा है, 18 डिग्री ज्यादा है। तो फाइंड देम, यानी कि दोनों एंगल्स हमारे को फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले कितने एंगल्स आए अपने पास, टू एंगल्स, जिसमें एक है स्मॉलर और एक है बिगर। तो यहाँ पे लिख देते हैं लेट द स्मॉलर एंगल इक्वल टू x, और लेट द बिगर या फिर बिगेस्ट एंगल इक्वल टू कितना हो जाएगा, y। दोनों एंगल अपन ने मान लिए कि एक छोटा कोण है और एक बड़ा कोण है। हिंदी मीडियम वाले चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं, माना कि छोटा कोण बराबर कितना है, x, और माना कि बड़ा कोण बराबर कितना है, y डिग्री। क्लियर है। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन दोनों की जो सम है वो कितनी है, सप्लीमेंट्री एंगल या फिर हिंदी मीडियम वालों के लिए संपूरक कोण। संपूरक कोण जिसकी जोड़ कितनी होती है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्मॉलर एंगल प्लस बिगर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है यहाँ पे, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल में दे रखा है हमारे को, ये जो बुक है उसमें दे रखा है कि कौन सा एंगल है ये, सप्लीमेंट्री एंगल। तो इसलिए दोनों की जो सम होगी वो कितनी होगी, 180 डिग्री। और ये आ गई क्या हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड इसने कहा है कि स्मॉलर एंगल जो है उससे बिगर एंगल जो है वो कितना डिग्री बड़ा है, 18 डिग्री बड़ा है। तो हम लिख सकते हैं कि स्मॉलर एंगल इस तरफ, ये हो जाएगा स्मॉल एंगल, ये इक्वल है किसके, बिगर एंगल से 18 डिग्री। मोर देन जब भी कहे तो क्या करना है, प्लस, और लेस देन जब भी कहे तो क्या करना है, माइनस। या इतना बड़ा है जब भी कहेगा प्लस करेंगे, छोटा है तो माइनस। तो स्मॉलर एंगल को अपन क्या मान सकते हैं, x इक्वल टू बिगर एंगल को अपन क्या मान सकते हैं, y, और इसमें प्लस करना है कितना, 18।
यही नंबर है। अब सारे नंबर को अगर हम इक्वल टू के इधर लेके आए तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, x प्लस का y इधर लाए तो माइनस का y और इक्वल टू में 18। ये हो गई क्या हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। जैसा सब्स्टिट्यूट मेथड आपको सिखाया है उसके अकॉर्डिंग आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलिए अब देखते हैं इसी का थर्ड क्वेश्चन जो कि है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3,800 rupees. Later she buys 3 bats and 5 balls for ₹1,750 rupees. Find the cost of each bat and each ball. इसने कहा है कि हर एक बैट की कीमत बतानी है और हर एक बॉल की कीमत बतानी है। हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या लिख रखा है कि एक कोच ने कितने 7 तो बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी हैं, जिसका इन्होंने पेड किया है कितना 3,800 रुपए। और इसके बाद में जब ये गए थे वापस से मार्केट तो 3 बल्ले और 5 बल्ले और लेके आए हैं, जिनका इन्होंने पेड किया है कितना 1,750 रुपए। तो ये पूछ रहा है कि बताइए एक बल्ले का मूल्य कितना है और एक गेंद का मूल्य कितना है। तो हम यहाँ पे पता है कि हमें बैट कितने रुपए का है, बॉल कितने रुपए की है, नहीं पता है तो हम यहाँ पे मान लेंगे लेट द वैल्यू ऑफ बैट लेट द वैल्यू ऑफ 1 बैट इक्वल टू x रुपीज। इसी तरह से बॉल की वैल्यू कितनी है हमें पता है क्या, यहाँ पे लिखेंगे लेट द वैल्यू ऑफ 1 बॉल इक्वल टू y रुपीज। ये हमने लिख दिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट टाइम जब ये गए थे कितने बैट लेके आए 7 बैट और बॉल्स कितने लेके आए 6 बॉल्स। अब हमें पता है कि एक बैट का जो प्राइस है वो कितना है x रुपीज, तो 7 बैट का प्राइस कितना होगा तो हम किस तरह से निकालते हैं कि मान लेते हैं एक बैट 100 रुपए का लेके आए तो 7 बैट कितने रुपए का लेके आए होंगे 700 रुपीज का। कैसे आया, मल्टीप्लाई करने पे, जितने बैट लाए हैं उसको एक बैट के अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर आ जाता है। तब एक बैट हमारे पास आ रहा है कितने रुपए का x रुपीज का, तो 7 बैट कितने रुपए का आएंगे तो 7 को मल्टीप्लाई करना है किससे x से, तो क्या हो जाएगा 7x रुपीज का। और कितनी बॉल्स लेके आए हैं ये लोग, बॉल्स लेके आए कितनी 6 बॉल। 1 बॉल की जो प्राइस है वो कितनी है y रुपीज, तो 6 बॉल की प्राइस कितनी हो जाएगी 6y, यही होगी। अब दोनों पैसे अपन कैसे देते हैं, ऐड करके देते हैं या फिर अलग अलग देते हो, नहीं पहले बैट के पैसे ले लो और फिर बाद में बॉल के पैसे ले लो, ऐसा तो नहीं देता ना। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन दोनों इसको ऐड कर लेंगे कि दोनों का जो ऐड अमाउंट हुआ वो इन्होंने कितने रुपए पेड किया है, वो इन्होंने पेड किया है 3,800 रुपीज। और ये हो गई क्या हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकेंड टाइम में ये फिर से बाई करने जाते हैं, इस टाइम इन्होंने 3 बैट्स लिए। कितने बैट लिए इन्होंने 3 बैट्स। और बॉल कितनी ली इन्होंने, बॉल्स ली है कितनी, बॉल्स ली है इन्होंने 5 बॉल्स। और दोनों का जो अमाउंट पेड किया है इन्होंने वो कितना किया है 1,750 रुपीज, यही पेड किया है। चलिए अब निकालते हैं इसकी इक्वेशन कि भाई एक बेट जो है वो कितने रुपए का है x रुपीज का, तो 3 बेट कितने के हो जाएंगे, तो क्या करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई, तो 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे x से, क्या आ जाएगा 3x प्लस 1 बॉल कितने रुपए की है y रुपीज की, 5 बॉल्स कितने की हो जाएगी तो 5y। और दोनों का जो अमाउंट ऐड करके दिया है वो कितना दिया है 1,750 रुपीज। ये हो गई हमारे पास क्या इक्वेशन नंबर सेकेंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर्थ में, जो कि हमारे पास है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। कि एक टैक्सी जो है क्या लेती है, फिक्स चार्ज लेती है किसी भी सिटी में जाने के लिए। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज इज पेड ₹105 and for a journey of 15 kilometer the charge paid is ₹155 rupees. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer? ये हमारे से कह रहा है कि एक टैक्सी वाला जो है एक तो लेता है कौन सा फिक्स चार्ज और एक लेता है कौन सा पर किलोमीटर चार्ज। फिक्स चार्ज कैसा होगा, ऐसा चार्ज जिसमें आप टैक्सी में बैठ के वापस उतर जाते हैं फिर भी आपको क्या देना पड़ेगा, कुछ पैसा देना पड़ेगा कि भाई आप टैक्सी में बैठे हैं तो उसका पेमेंट दीजिए। और फिर अगला जो चार्ज देना है वो कौन सा देना है कि कितने किलोमीटर चल के गए आप। मान लेते हैं 1 किलोमीटर का 5 रुपीज है तो 5 रुपीज के हिसाब से जितने किलोमीटर आप चले उतने का पेमेंट करना है। तो हमारे से ये पूछ रहा है एक तो फिक्स चार्ज बताइए और एक पर किलोमीटर चार्ज बताइए। दोनों चार्ज हमें मालूम नहीं है तो सबसे पहले हमारे को क्या लिखना है, लेट द फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू कितना है x रुपीज। और दूसरा क्या पूछा है हमारे से पर किलोमीटर चार्ज, तो यहां पे हम लिखेंगे लेट द पर किलोमीटर चार्ज इक्वल टू y रुपीज।
कि दो तरीके के चार्ज हमें देने हैं, एक तो फिक्स, चाहे आप बैठ गए टैक्सी में फिर वापस उतर गए तो वो चार्ज तो फिक्स है, देना ही है। और फिर इसके बाद जितने किलोमीटर चले हैं 1 किलोमीटर के हिसाब से कितना पेमेंट लगेगा, वाई रुपीज, यानी कि जितना पेमेंट है उसको किलोमीटर से मल्टीप्लाई करा के देना है। अब इसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे से कहा है कि इसने डिस्टेंस कवर करी है कितनी, 10 किलोमीटर। कितनी डिस्टेंस कवर करी है, 10 किलोमीटर। तो फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें इसने कितने किलोमीटर करी है, 10 किलोमीटर। और इसका जो अमाउंट पेड किया है वो कितना पेड किया है 10 किलोमीटर के लिए, अमाउंट पेड किया है 105 रुपीज। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10 किलोमीटर जाने के लिए चार्ज किया कितना, 105 रुपीज। अब इसमें कितने टाइप के फेयर्स जुड़े हुए हैं, यानी कि चार्जेस कितने टाइप के, एक तो फिक्स चार्ज जुड़ा हुआ है और एक पर किलोमीटर चार्ज जुड़ा हुआ है। फिक्स तो ये है चाहे जाओ आप कितने किलोमीटर एक फिक्स चार्ज देना ही है। तो मान लेते हैं कि फिक्स चार्ज कितना है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक तो है कौन सा फिक्स्ड चार्ज प्लस एक है कौन सा पर किलोमीटर चार्ज। तो यहाँ पे लिख देते हैं पर किलोमीटर चार्ज, और फिर दोनों को ऐड करके जो भी आएगी वो आपको क्या करनी है, अमाउंट, यानी कि जो भी आपका किराया बना है वो आपको देना है। क्लियर। अब चलते हैं, फिक्स चार्ज कितना देना है, x रुपीज, प्लस जितने किलोमीटर चलेंगे उसके हिसाब से पैसे देना है। मान लेते हैं 1 किलोमीटर चलते हैं कितने रुपए देना पड़ते हैं, 5 रुपए या फिर 5 रुपीज। तो 10 किलोमीटर चलेंगे तो कितना देना पड़ेगा, 50, कि 5 10 जा 50 किलोमीटर। कैसा है, मल्टीप्लाई करने पे। तो 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है, y रुपीज। तो 10 किलोमीटर का चार्ज कितना हो जाएगा, 10y। क्या करना है अपने को, मल्टीप्लाई। तो ये आ गया क्या, 10y। और दोनों का ऐड करके कितना अमाउंट पेड किया इन्होंने, 105 रुपीज। और ये आ गई क्या हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसी तरह से देखना है हमें कौन सी, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन अपन देखेंगे इन्होंने कितना किलोमीटर चला है, तो ये चले हैं कितने किलोमीटर सेकंड टाइम में, 15 किलोमीटर। तो यहाँ पे लिखता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड टाइम में ये चले हैं कितने, 15 किलोमीटर। और इन्होंने जो पेड किया है वो कितने रुपए पेड किए हैं, 155 रुपीज, यही पेड किए हैं। अब चलते हैं इसमें कौन कौन से फेयर्स शामिल है अपने पास। एक तो फिक्स चार्ज शामिल है, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन फिक्स्ड चार्ज प्लस एक पर किलोमीटर चार्ज जुड़ा हुआ है, और फिर अमाउंट दे रखी है, यही है हमारे पास। अब बोलो फिक्स चार्ज कितना लगता है, x, यानी ये तो फिक्स है ना, तो कम होगा ना ज्यादा होगा, प्लस 1 किलोमीटर के कितने लगते हैं, y रुपीज। तो 15 किलोमीटर के कितने लगेंगे, तो 15y, और इक्वल टू में कितने रुपए आ रहे हैं हमारे पास, 155। और ये हो गई क्या इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इससे हम सब्स्टिट्यूट मेथड में x की वैल्यू भी फाइंड करेंगे और y की वैल्यू भी फाइंड करेंगे, और फिर जितने किलोमीटर की जर्नी है उसको आप मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो, जैसा मेथड बताया है। अगले अब देखते हैं इसी का फिफ्थ क्वेश्चन, जो कि दे रखा है a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. अब क्या करेगा, एक फ्रैक्शन हो जाती है, कितनी फ्रैक्शन बोले तो भिन्न, क्या हो जाती है, भिन्न। भिन्न कितनी हो जाएगी, भिन्न का आंसर होगा 9/11। हिंदी मीडियम वालों के लिए पढ़ देते हैं कि भिन्न का जो आंसर होगा वो कितना होगा, 9/11। कब, जब न्यूमरेटर यानी कि अंश और डिनोमिनेटर यानी कि हर में अगर हम जोड़ दे कितना, 2 और अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि अंश और हर में 3 जोड़ देते हैं तो हमारी जो भिन्न है वो बन जाएगी कितनी, 5/6। तो हमें ऐसी कंडीशन में जो भिन्न है या फिर जो फ्रैक्शन है वो हमें क्या करना है, सोल्व करना है। तो भिन्न या फिर फ्रैक्शन में 2 नंबर होते हैं, एक तो होता है न्यूमरेटर और एक होता है डिनोमिनेटर, तभी अपन फ्रैक्शन बता पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि न्यूमरेटर क्या है और डिनोमिनेटर क्या है, मालूम है क्या, नहीं मालूम है। तो फर्स्ट चीज यही हमें लिखनी है, लेट द न्यूमरेटर, या फिर माना कि अंश बराबर कितना हो जाएगा, x। इसी तरह से लेट द डिनोमिनेटर, या फिर हर जो है वो कितना हो जाएगा, y। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि हमारे पास फ्रैक्शन क्या बनेगी, न्यूमरेटर में x आ रहा है, डिनोमिनेटर में y आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास जो फ्रैक्शन बनती है वो क्या बनती है, x अपॉन में y। और इन्होंने कहा है कि फर्स्ट में न्यूमरेटर में हमें कितना ऐड करना है, 2, और डिनोमिनेटर में भी हमें कितना ऐड करना है, 2। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, न्यूमरेटर में भी 2 और डिनोमिनेटर में भी 2। तो जो फ्रैक्शन है हमारे पास वो बन जाती है कितनी, 9/11। ऐसा इन्होंने कहा है। जैसा जैसा क्वेश्चन कहता है वैसा वैसा क्वेश्चन हमें सोल्व करते जाना है। अब देखो कि दोनों को ऐड लेस तो हम कर नहीं सकते क्योंकि अलग अलग नंबर है। तो ऐसी कंडीशन में जब दोनों तरफ फ्रैक्शन हो और बीच में इक्वल का साइन हो, क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे। तो 11 को मल्टीप्लाई करेंगे x से, क्या आ जाएगा, 11x।
फिर बाद में प्लस है तो प्लस, 11 टू जा 22, इक्वल है तो इक्वल। अब मल्टीप्लाई करना है किसको, 9 को इन दोनों नंबर से, तो 9 को मल्टीप्लाई करेंगे y से, क्या आएगा 9y, और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 9 टू जा 18, दोनों नंबर है प्लस के, तो साइन भी क्या आ जाएगा प्लस। अब क्या करते हैं, एक्स वाई वाली डिजिट एक तरफ और नंबर एक तरफ, तो प्लस के 9y इधर लाएंगे तो माइनस के, तो 11x माइनस 9y इक्वल टू में प्लस का 22 इधर भेज देंगे तो माइनस का 18 माइनस 22, यही है। अब सोल्व कर लेते हैं, 11x माइनस 9y इक्वल टू में प्लस माइनस माइनस 22 में से 18 चला जाएगा, कितना बचेगा 4, और ये हो गई क्या हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है। अब चलते हैं इसी के सेकंड में कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कितना ऐड करना है, हमें 3 ऐड करना है। जहां पे हमने 2 2 ऐड किए थे, अब कितना ऐड करना है 3 3, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड जो कंडीशन है हमारे पास, उसमें फ्रैक्शन तो यही है, न्यूमरेटर में x अपॉन डिनोमिनेटर में y। क्या कहा इसने, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐड करना है कितना है 3, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लस 3 प्लस 3, न्यूमरेटर में भी ऐड हो गए और डिनोमिनेटर में भी ऐड हो गए, तो अब हमारी जो फ्रैक्शन बनती है वो कितनी बनती है 5/6, यही है। सेम कंडीशन जैसा कि इसमें था, दोनों तरफ डिजिट फ्रैक्शन में हो और बीच में इक्वल का साइन हो, तो हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे, तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे x से, क्या आ जाएगा 6x, उसके बाद 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 6 3 जा 18, दोनों प्लस के साइन है तो साइन भी किसका आएगा प्लस का। अब 5 को मल्टीप्लाई किया y से तो कितना आएगा 5y, और 5 को मल्टीप्लाई किया 3 से कितना आएगा 5 3 जा 15, दोनों प्लस के नंबर तो यहाँ पे लिख दिए प्लस। अब क्या करना है, एक्स वाई वाले नंबर को इधर लेके आते हैं, तो प्लस का 5y इधर लाएंगे तो माइनस का, तो 6x माइनस 5y, नंबर उस तरफ लेके जाने, प्लस का 18 इधर भेज देंगे तो माइनस का, तो 15 माइनस 18, तो प्लस माइनस माइनस 18 में से 15 चले गए, कितने बचेंगे 3, किसके बचेंगे माइनस के, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है, और इक्वल टू में हमारे पास क्या है 6x माइनस 5y, ये हो गई क्या हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इस तरह से हमारे को सॉल्व करनी है इक्वेशंस। चलिए अब चलते हैं इसके लास्ट वाले क्वेश्चन में, जिसमें हमारे साथ दे रखा है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son, and 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? तो हमारे से कहा गया है ऐसे क्वेश्चन में जब भी आ जाए तो कितनी एज है, एक तो पूछा है किसकी जेकब की, और एक पूछी है किसकी उसके सन की, और कौन सी एजेस पूछी है हमारे से प्रेजेंट एजेस। तो प्रेजेंट एजेस अपन किस तरह से निकालेंगे, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी एक बार पढ़ते थे कि माना कि 5 साल बाद, कितने साल बाद 5 साल बाद जो है जेकब की आयु होगी वो कितनी होगी उसके पुत्र की 3 गुनी, तथा 5 साल पहले जेकब की जो आयु होगी वो उसके पुत्र की 7 गुनी होगी। तो बताइए कि उनकी वर्तमान आयु क्या क्या है। इस तरह के क्वेश्चन हमारे जब भी आते हैं, जब भी हमारे से पूछता है क्या वर्तमान आयु यानी कि प्रेजेंट एज, तो हमें क्या लिखना है सबसे पहले एज शो करनी है, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब, कि जेकब की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है x ईयर्स। अब उसके बाद हम चलते हैं प्रेजेंट एज किसकी चाहिए हमें सन की, तो यहाँ पे हम लिखते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन, वो कितनी है y ईयर्स, मान लिया। अब जैसा जैसा क्वेश्चन में कहता है वैसा वैसा अपने को काम करते जाना है। ये कह रहा है कि 5 years hence, इसका मतलब क्या है कि 5 साल के बाद में इनकी एजेस किस प्रकार से होगी। तो यहाँ पे लिखना है जैसे अपन मूवी देखते थे, मूवी के अंदर क्या करते हैं कि आता है ना एक स्लोगन आता है कि 5 साल बाद 15 साल बाद, अभी हीरो जो होता है वो क्या होता है छोटा बच्चा, और 15 साल बाद बन के क्या निकलता है अक्षय कुमार बन के निकलता है ना। उसी तरीके से हमारे पास भी जो नंबर है ये कह रहा है कि 5 years hence, कि अभी जो है जेकब तो है x ईयर्स का, और उसका जो सन है वो कितना है y ईयर्स का। तो 5 years टाइम यानी कि आफ्टर 5 years क्या होगा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं आफ्टर 5 years। क्लियर है, तो अपन ने भी लिख दिया आफ्टर 5 years। तो 5 years के बाद में क्या होगा, दोनों जो है 5 years क्या हो जाएंगे बड़े हो जाएंगे। तो पहला कौन है हमारे पास, पहला है हमारे पास जेकब, और दूसरा कौन है हमारे पास सन, यही दोनों है। अभी जेकब जो है वो कितने ईयर का है x ईयर का है, और अभी सन जो है वो कितने ईयर का है y ईयर का है। अब इसने कहा हैंस 5 years यानी कि आफ्टर 5 years, कि 5 साल के बाद क्या होगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे 5 5 साल बड़े हो जाएंगे। अगर बड़े होंगे तो एज क्या होगी प्लस होगी या माइनस होगी,
प्लस होगी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, प्लस कर देना है कितने ईयर्स की, 5 ईयर्स की। 5 साल बाद क्या होगा, ये भी 5 साल बड़ा हो गया और ये भी 5 साल बड़ा हो गया। अब इसने क्या कहा था कि आफ्टर 5 ईयर्स क्या होगा, जेकब्स एज विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, कि जेकब की जो एज है वो किसके इक्वल होगी, जो उसके सन की एज है उसकी 3 टाइम्स। 3 टाइम्स मतलब जो सन दे रखा है हमारे को, तो सन से 3 टाइम हो जाएगी। तो जितनी उसके पुत्र की आयु है उसकी कितनी हो जाएगी, 3 गुणित। हमें गुणा करना है किससे, 3 से। अब गुणा कर सकते हैं तो यहाँ पे लिखो x प्लस 5 इक्वल टू में 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y, उसके बाद 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 जा 15, दोनों प्लस के नंबर, तो अपने पास में क्या हो जाएगा प्लस। अब क्या करना है हमें, प्लस का 3y इधर लाएंगे तो माइनस का x माइनस 3y, और नंबर लिखना है अपने को एक तरफ, तो प्लस का 5 इधर भेज देंगे तो माइनस का, तो 15 माइनस 5, 15 माइनस 5 कितना होता है 10, तो ये हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू में 10। ये हो गई क्या इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं हम सेकंड कंडीशन में, कि सेकंड कंडीशन में हमारे से क्या कहा है, 5 इयर्स एगो। अब क्या कह रहा है, 5 इयर्स एगो मतलब 5 साल पहले। अभी क्या है, अभी प्रेजेंट एज से ही हमारे को जाना है। 5 साल बाद भेजे तो भी प्रेजेंट एज से जाओगे, और 5 साल पहले भेजे तो भी प्रेजेंट एज से जाओगे। अपन यहाँ पे लिखेंगे 5 इयर्स एगो, कि अब बताओ 5 साल पहले क्या हो रहा था। यहाँ पे लिखते हैं 5 साल पहले, तो अभी वापस 2 जने आए हैं अपने पास, एक तो है जेकब और एक है उसका सन। जेकब अभी कितने साल का है, x इयर्स का, जो उसका बेटा है वो कितने साल का है, y इयर्स का। अब क्या कह रहा है, 5 इयर्स एगो मतलब 5 साल पहले जा रहा है, तो अभी हीरो वापस क्या बन जाएगा, बच्चा। हीरो की जो एज है वो क्या हो जाएगी, छोटी। तो कितने साल छोटे होंगे ये, 5 इयर्स। तो यहाँ पे अपन माइनस कर देंगे क्या, 5 इयर्स। जब भी पहले जाएगा तो माइनस और बाद में जाएगा तो प्लस कर दिया, कि 5 साल माइनस, तो जेकब भी 5 साल माइनस हो गया, उसका बेटा भी 5 साल माइनस हो गया। उसके बाद ये क्या कह रहा है, जेकब एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। जो जेकब की एज है वो किसके इक्वल है, बेटे की एज के 7 टाइम्स। 7 टाइम्स तो हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, 7 से, और जिसका नाम दिया गया उसी से मल्टीप्लाई करवाएं। लिखते हैं अपन x माइनस 5 इक्वल टू 7 को मल्टीप्लाई कराया y से क्या आएगा 7y, और 7 को 5 से मल्टीप्लाई कराया 7 5 जा 35, प्लस माइनस माइनस लगा दिया। अब y वाली डिजिट इधर लाएंगे और नंबर इधर ले जाएंगे, तो प्लस का 7y इधर आएगा तो माइनस का 7y, और माइनस का 5 इधर भेज देंगे तो प्लस का 5, तो माइनस 35 प्लस 5। अब कर दे 16 आगे, तो वो आ जाएगा x माइनस 7y इक्वल टू में प्लस माइनस माइनस 35 में से 5 चले जाएंगे, कितने बचेंगे 30, और किसके बचेंगे माइनस के, क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है। और ये बन गई क्या हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। सब्स्टिट्यूट मेथड आपको सिखाया गया है, तो आप उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करें। इक्वेशंस में दिक्कत आती है तो इक्वेशंस हमने बता दी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।